सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यालयम। जैसा कि हम लोगों ने पार्ट वन में ये देखा कि कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं, है ना। रिसोर्सेज हमारे लिए क्यों आवश्यक हैं ये जाना, और किस प्रकार से कुछ चीज़ें कैसे जो है एक पदार्थ या कुछ सब्सटेंस कैसे एक प्रकार के रिसोर्सेज में परिवर्तित हो जाते हैं। उसमें हम लोगों ने टेक्नोलॉजी और समय के इम्पोर्टेंस को भी समझा। आज हम लोग पार्ट टू स्टार्ट करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, चलिए तो मैं थोड़ा आपको रिकॉल करवा देता हूँ। तो जैसे कि अभी तक हम लोगों ने क्या देखा। ओके। क्या- देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा। हम लोग चैप्टर वन पढ़ रहे हैं, और उसमें से अभी तक हम लोगों ने ये समझने का प्रयास किया है कि आखिरकार संसाधन कैसे कहते किसे हैं, है ना। तो हमने समझाया था कि प्रत्येक वस्तु जिसकी आवश्यकता यानी कि जो उपयोग करने के लिए आवश्यक हो, वो जो है एक प्रकार से संसाधन होती है। हम लोगों ने ये समझने का प्रयास किया। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने उपयोगिता के आधार पर किसी भी पदार्थ की उपयोगिता, है ना, जो प्रयोज्यता है, वो जो है उसे जो है उपयोगी बनाती है, और उसी चीज को जो है संसाधन हम लोग कह सकते हैं, है ना। फिर हम लोगों ने संसाधन के इस रूप को भी समझा था कि कैसे जो है संसाधन मूल्यवान होता है ना। तो हो सकता है कुछ संसाधन ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें कि जो संसाधन आर्थिक रूप से मूल्यवान हो, है ना। कुछ संसाधन को हमने देखा था जो आर्थिक रूप से मूल्यवान नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए क्या है, सौंदर्य के प्रति हमारे अ, मन को जो है आनंदित करते हैं। तो ऐसे चीज़ों की उपयोगिता भी क्या है, संसाधन के रूप में हमें देखने को मिलती है। उसी प्रकार से हम लोगों ने ये देखा कि कैसे प्रौद्योगिकी और जो समय है, वो जो है दो महत्वपूर्ण कारक हैं, और वो जो है किसी भी पदार्थ को संसाधन में कैसे परिवर्तित कर देते हैं। हम लोगों ने मोबाइल फ़ोन और रेलवे का जो इंजन होता है, स्टीम इंजन से हम लोगों ने देखा कि कैसे जो है आज के समय में जो डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन में हम लोग ट्रांसफ़र हो गए हैं। तो उसमें जो रोल है, वो टेक्नोलॉजी और इन हमारे समय दोनों का ही है ना। तो आज का जो हमारा सेक्शन है, आज से हम लोग अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो पहला जो हमें देखना है, वो अब जो है हमें क्लासिफिकेशन देखना है ना। तो आइए हम लोग टाइप ऑफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं, है ना। देखिए, क्या है कि कुछ भी चीज़ है, मान लीजिए आप इस चीज़ को जो है वर्गीकरण कहते हैं। क्लासिफिकेशन क्यों आवश्यक है ना। तो आप ये जानेंगे, ये बात थोड़ी छोटी है लेकिन आप समझिएगा कि दरअसल हम लोग किसी भी चीज़ का क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, वर्गीकरण क्यों करते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि आप जो है किसी भी चीज़ का वर्गीकरण उसकी उपयोगिता के आधार पर करते हैं, या हो सकता है आप किसी भी चीज़ का वर्गीकरण उसके उत्पत्ति के आधार पर करें, है ना। या हो सकता है उसके महत्व के आधार पर आप जो है चीज़ों को बताएं कि ये हमारे लिए ज़्यादा चीज़ महत्वपूर्ण है और ये हमारे लिए कम चीज़ महत्वपूर्ण है। उसी के आधार पर आप ये भी क्लासिफिकेशन करते हैं कि कुछ चीज़ें होती हैं जो अभी निर्मित हैं, यानी कि जो फिलहाल तो हैं, लेकिन हो सकता है कि आगे चल करके वो चीज़ ना बचे ना रहे, है ना। तो इस आधार पर भी जो है क्लासिफिकेशन आप किसी भी चीज़ का करोगे, है ना। उसी प्रकार से जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, वैसे वैसे जो है किसी भी चीज़ का, किसी भी रिसोर्स का क्लासिफिकेशन भी उसमें परिवर्तन आते जाएंगे। कोई चीज़ जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले, जो है वो चीज़ हमारे लिए उपयोगी थी, लेकिन वर्तमान संदर्भ में क्या है, उसकी उपयोगिता नहीं रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्टीम इंजन। तो आज जब इतने अच्छे और दमदार इंजनों का इस्तेमाल किया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि वो हमारे लिए अब व्यर्थ हो गए हैं स्टीम इंजन। तो चलिए, तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, तो इसमें क्या है कि रिसोर्सेज को, इसमें जो है संसाधनों को तीन प्रकार से वर्गीकृत किया गया है ना। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो हमें स्वयं नेचर से प्राप्त होते हैं, है ना। नेचुरली डेवलप्ड होते हैं ऐसे संसाधन जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं, प्रकृति से प्राप्त होते हैं, उनको हम लोग नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ये देखिए, उनको हम लोग कहते हैं नेचुरल रिसोर्स। ठीक है। दूसरे जो हमारे रिसोर्सेस होते हैं, वो होते हैं ह्यूमन मेड। ह्यूमन मेड कहने का मतलब क्या है
कि ये जो संसाधन है वो मानव के द्वारा निर्मित किए गए हैं, है ना? तो ऐसे भी संसाधन हैं। देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो मैन मेड रिसोर्स, है ना? और मानव स्वयं में ही जो है संसाधन है, यानी कि हर एक व्यक्ति क्या है, अपने आप में ही एक प्रकार से संसाधन बन सकता है। तो तीसरा क्लासिफिकेशन देखेंगे, ह्यूमंस जो है रिसोर्स। तीसरा, ये तीनों क्लासिफिकेशन आपको समझ में आए? जो नेचर से चीज़ें हमें मिल रही, या नेचर से जो हम संसाधनों का प्रयोग करें, वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। जो हम नेचर में तब्दीली करके, कुछ मॉडिफिकेशन करके जिन संसाधनों का उपयोग करें, तो वो हमारे कहलाते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। और जो हम स्वयं में ही हैं, है ना, हमारे रूप में अगर हम देखें, तो अगर हम अच्छे तरीके से सक्षम हो जाते हैं, पढ़ लिख जाते हैं, तो हम अपने रूप में किसी भी अन्य लोगों की हेल्प करते हैं, है ना? किसी भी प्रकार से उनकी मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक साइंटिस्ट हैं, है ना? तो अगर आप एक साइंटिस्ट हैं, तो हो सकता है कि आप जो है कोई साइंटिफिक रिसर्च के माध्यम से, है ना? रिसर्च के माध्यम से आप कोई बेहतर तरीके की टेक्नोलॉजी विकसित कर सकते हैं, और वो जो टेक्नोलॉजी है, वो क्या है, किसी भी प्रकार से कोई भी किसान हो, है ना, इंसान या जो श्रमिक वर्ग है, उसके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है ना? महिलाएँ हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। तो उसी प्रकार से जो मानव संसाधन है, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, और ये जो मानव संसाधन है, ये हम सभी से मिलकर के बनता है। अगर जनसंख्या, है ना, किसी भी देश की जो जनसंख्या है, वो वो मानव संसाधन कब बनेगी? वो मानव संसाधन तब बनती है जब उसके लिए क्या हो, पर्याप्त शिक्षा, पर्याप्त स्वास्थ्य, है ना, और जो भोजन है, इन सारी चीज़ों की अगर व्यवस्था होती है, उसको अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिलती है, अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, बेहतर हेल्दी उसको एनवायरनमेंट मिलता है ना, पर्याप्त भोजन मिलता है, तो ऐसे में उसका जो है ह्यूमन रिसोर्स बनना तय है। तो हम लोग देखने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से ह्यूमन रिसोर्स महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए, आप लोग इतना समझ रहे होंगे, तो सबसे पहले हम लोग नज़र डालेंगे, तो जब सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, नेचुरल रिसोर्स, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन। तो देखिए, तो ऐसे संसाधन जो कि क्या हो, प्रकृति से प्राप्त हो, यानी कि हमारे नेचर से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए कि इनमें क्या होता है कि ज़्यादातर हमें इनमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करना पड़ता है ना? जो भी नेचर ने हमें प्रोवाइड किया है, वो जो है हमें नेचर से अगर जो चीज़ मिल रही है, तो वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल क्या होगा? तो आप देखते हैं, साँस लेते हैं, है ना? तो जो आपकी वायु है, वो भी तो आपके लिए एक प्रकार से संसाधन है, क्योंकि आपको उसकी आवश्यकता है। आप अगर वायु को प्राप्त नहीं करेंगे, या वायु ऑक्सीजन नहीं लेंगे, तो क्या होगा? आपकी डेथ होने पॉसिबल है। तो इसी प्रकार से जो नदियाँ हैं, झीलें हैं, है ना? मृदा, खनिज, ये सारी के सारे क्या हैं? हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि प्राकृतिक संसाधन कहते किसे हैं, है ना? तो हम ये भी जान सकते हैं कि जो प्राकृतिक संसाधन हैं, तो उनमें से बहुत से संसाधन जो हैं प्रकृति से हमें निःशुल्क उपहार के रूप में हमें मिलते हैं, है ना? और इनका जो उपयोग है, वो हम सीधे तौर पर ला सकते हैं, है ना? जैसे कि लोहा है, या मान लीजिए, माफ़ करिए, लोहा नहीं, आपका पानी है, आग कह सकते हैं, है ना? पानी कह सकते हैं आप। उसी प्रकार के जो सनलाइट है ना? वो आप देख सकते हैं। तो ये सब क्या है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स जो हमें मिलते हैं, है ना? तो लेकिन अगर हम इनका सबसे अच्छी तरीके से उपयोग करें, तो इनके लिए भी हमें क्या है, औज़ारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है ना? तो हमें क्या करना है, तो हमें क्या समझना है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, दरअसल अगर हम उन नेचुरल रिसोर्सेज में मॉडिफिकेशन करते हैं, कुछ परिवर्तन कर दें, तो उसके माध्यम से जो हमें निर्मित, जो हमें संसाधन मिलते हैं, वो हमारे
जो है मैन मेड, मानव निर्मित जो है संसाधन कहलाते हैं वो, है ना। बट अगर जो नेचुरल रूप में मिले तो वो हमारे प्राकृतिक संसाधन है। तो अब देखिए, अगर हम बात करें नेचुरल रिसोर्सेज की, तो उनको ब्रॉडली कैटेगराइज किया जाता है टू पार्ट्स में, ठीक है। फर्स्ट इट इज रिन्यूएबल, ठीक है, और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल। इनका सबसे पहले मतलब समझ लेते हैं। तो देखिए, हिंदी में क्या कहेंगे तो, है ना, तो हिंदी में हम कहेंगे रिन्यूएबल को कहते हैं नवीकरणीय, ठीक है, और नॉन रिन्यूएबल है उनको कहते हैं गैर नवीकरणीय, है ना। तो अब देखिए, तो आप ऐसे समझिए, ये देखिए यहाँ पे लिखा है कुछ चीज कि द गेट रिन्यूड रिन्यूड एंड रिप्लेनाइज्ड क्विकली, यानी कि अब देखिए क्या होता है कि अगर हम नवीकरण की बात करें, है ना, तो उनका जो है नवीनीकरण किया जा सकता है, यानी कि उन्हें फिर से जो है पुनः जीवित किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर यही चीज लिखी है कि हम लोग उनका क्या करते हैं, गेट रिन्यूड कर सकते हैं, यानी कि पुनः उनका निर्माण कर सकते हैं, और उनको रिप्लेनाइज्ड कर सकते हैं, यानी कि संशोधित कर सकते हैं, यानी कि उनको पुनः निर्मित किया जा सकता है। तो देखिए, अब यहाँ देखिए हिंदी में तो क्या लिखा है, इनका जो है शीघ्रता से नवीनीकृत और इन्हें पुनः पूरित, ये जो संसाधन है वो पुनः पूरित हो जाते हैं, यानी कि फिर से जो है कुछ समय बाद फिर से जो है इनमें, आप ऐसे समझ लीजिए कि शीघ्रता से ये नवीन बन जाते हैं, है ना। तो नवीनीकरण जो संसाधन है वो जो है शीघ्रता से नवीनीकृत हो जाते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो है, ये ऐसे संसाधन होते हैं जैसे कि आप पानी देख लीजिए, है ना, आप सनलाइट देख लीजिए, है ना, तो आपको लगता है कि ये कभी खत्म होंगे? पानी, देखिए अगर नॉर्मल पानी की बात करें या मिनरल वाटर की बात करें या कहें स्वच्छ पानी की बात करें, तो हाँ वो हमें पता है कि स्वच्छ पानी की जो मात्रा है वो कम है। लेकिन अगर हम ओवरऑल अर्थ में जो पानी की प्रेजेंस की बात करें तो वो तो बहुत ज़्यादा है ना। हमारी जो 70% प्रेजेंस है वाटर की, तो वो हमारे अर्थ में करीब करीब 70% है, जबकि हम लोग तो केवल 30% लैंड मास हम लोगों के लिए उपलब्ध है। और आप लोग ये भी जानेंगे कि जो हमारा 30% लैंड मास है, यानी कि जो हमारे अर्थ में जो स्थलाकृति जो है उसका 30% है, और उस 30% स्थलाकृति में भी बहुत सी ऐसे जगह हैं जहाँ पर हम लोग नहीं रह सकते, है ना। बड़े बड़े पर्वतों पर देख लीजिए, हमें विभिन्न प्रकार की भूमि पर जो है अनेक प्रकार की वैरायटी देखने को मिलती है, रेगिस्तान डेजर्ट हमें देखने को मिलते हैं, है ना। उसी प्रकार के कोल्ड डेजर्ट हमें, यानी कि जो ठंडे मरुस्थल हैं, गर्म मरुस्थल हैं, ये देखने को मिलते हैं। या हम कहें जो हो, अगर आप ऊपर पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों पर चले जाएं तो हिमालय जैसे आपको उत्तर, भारत के उत्तर की दिशा में आपको हिमालय जैसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं मिलेंगी। तो वहाँ पर क्या है, अत्यधिक जो है ठंड हमें देखने को मिलती है। उसी प्रकार से आप जो है आर्कटिक वाले रीजन में चले जाइए या अंटार्कटिका में चले जाइए, तो वहाँ भी सर्वाइवल मुश्किल है। तो कहने का मतलब ये है कि अर्थ पर बहुत सारा जो लैंड मास है, जो भी 30% जो लैंड मास है, तो उसमें से भी जो है बहुत कम लैंड मास पर है, यानी कि बहुत सीमित जगह पर ही हम लोग रहते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से हम लोग ये देख सकते हैं कि इनमें से जो बहुत से ऐसे संसाधन हैं, या इनमें से जो संसाधन होते, या ऐसे जो संसाधन होते हैं वो असीमित होते हैं, है ना। और उन पर जो भी मानवीय क्रियाएं हैं उनका प्रभाव नहीं देखा जा सकता है या नहीं देखा जाता है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि देखिए मैंने बात की, तो जो सनलाइट है ना, सौर ऊर्जा या विंड एनर्जी है ना, आप देख लीजिए यहाँ पर, तो ह्यूमन एक्टिविटीज का उस उन पर नो इफेक्ट पड़ता है, यानी कि कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखिए,
फिर भी क्या होता है, अगर हम उन चीज़ों का केयरलेस तरीके से यूज़ करें, यानी कि अनावश्यक तरीके से उन चीज़ों का यूज़ करें, तो ऐसे में जो जो हमारे वाटर है ना, वो सॉइल है, वो फॉरेस्ट है, इनमें भी तो अफेक्ट हो सकता है, ये भी तो अफेक्ट हो जाएंगे अगर हम इनका गैर नियोजित तरीके से, है ना, या गैर अनियोजित तरीके से इनका अगर हम इस्तेमाल करेंगे, है ना, तो क्या है कि ये इनमें भी जो है हमें डिग्रेडेशन देखने को मिलेगा, इनमें भी जो है हमें ह्रास देखने को मिल सकता है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, जैसे वाटर हो गया, है ना, सॉइल हो गया। जैसे कि वाटर में देख लीजिए, अगर आप जो है नदियों का, रिवर्स का पानी या ग्राउंड वाटर जो है हमें स्वच्छ पानी पीने के लिए उपलब्ध है, बट अगर आप जो है उस ग्राउंड वाटर के पानी में अगर किसी भी प्रकार से प्रदूषित कर देते हैं उसको, तो ये क्या है, हमारा जो रिन्यूएबल वाटर है वही जो है डिस्टर्बेंस हो जाएगा, वही जो है प्रदूषित हो जाएगा। तो इसलिए हमें समझने की आवश्यकता है कि हम अगर किसी भी प्रकार से केयरलेस तरीके से जो है हम अगर इन सारी चीज़ों को अ, इस्तेमाल करेंगे, चाहे फिर वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्यों ना हो, तो वो हमारे लिए क्या है, खत्म होने की, या कहें तो उनको, उनका रूप बदल जाएगा, है ना, तो वो हमारे लिए उपयोगी नहीं रह जाएगा। आज अगर आप, वो जो वाटर है, ग्राउंड वाटर है, वो अगर प्रदूषित हो जाता है, तो फिर वो जो है पीने योग्य ही नहीं रह जाएगा इंसानों के लिए, है ना, तो क्राइसिस उत्पन्न हो जाएगी, वाटर क्राइसिस। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, है ना। तो वाटर सीम्स द अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स, है ना। तो जैसा कि हम देखते हैं कि पानी तो हर जगह है, लेकिन क्या है कि स्वच्छ पानी की क्या है, कमी है। पानी तो हर जगह है, लेकिन क्या है, स्वच्छ पानी की कमी है ना? तो जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का जो सूखना है, वो आज क्या है, विश्व में बहुत बड़े भागों में बड़ी समस्या देखने को हमें मिलती है। तो भले ही पानी असीमित है, लेकिन क्या है, हमें इन इन सारी चीज़ों का क्या है, लापरवाही से इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका नवीनीकृत। अब हमने बताया था कि जो ऐसे संसाधन होते हैं कुछ, जो कि क्या है, उन्हें हम भंडारित कर सकते हैं, उन्हें हम क्या करते हैं, सीमित कर सकते हैं, लेकिन क्या है, उनका हम नवीनीकृत या उनका जो पुनः निर्माण निर्माण करना है, उसमें बहुत टाइम लगता है। तो ऐसे संसाधनों को नवीनीकृत नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, अनवीनीकृत। क्या कहा जाता है, अनवीनीकरण, अनवीकरणीय। क्या कहा जाता है, अनवीकरणीय संसाधन, है ना। तो शायद यहाँ पर देख लीजिए। तो देखिए, अनवीनीकृत संसाधन क्या होते हैं, तो देखिए ऐसे संसाधनों को हम लोग पॉसिबली इनको हम स्टोर कर सकते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल हम कोयला, है ना, पेट्रोलियम, है ना, तो इसको हम स्टोर करके तो रख सकते हैं, लेकिन पेट्रोलियम कहाँ से निकलता है या कहाँ से निर्मित होता है, कोयला कहाँ से बनता है, उसको कैसे जो है हम जो है उसको रीजनरेट कर लेंगे, है ना। क्यों क्यों रीजनरेट नहीं कर पाएंगे, तो उसकी वजह ये है कि कोयला या पेट्रोलियम पदार्थ जो होते हैं, वो कई सारे लंबे समय के बाद जो है निर्मित होते हैं। यानी कि अगर आप देखेंगे, तो जब, अगर आपको हमने बताया था कि जो डायनासोर्स थे, है ना, पृथ्वी पर पहले के समय में बहुत बड़े बड़े जानवर रहा करते थे डायनासोर्स, है ना, तो और बड़े बड़े पेड़ पौधे जंगल हुआ करते थे। तो हुआ क्या था कि अचानक से जो है इन पर एस्टेरॉइड, यानी कि पृथ्वी जब हमारी उस समय हमारा जो एटमॉस्फेयर था वो बन रहा था, तो उस समय जो है बड़े बड़े पृथ्वी पर एस्टेरॉइड अटैक हुए, यानी कि जो पत्थर के बड़े बड़े प्रकार से, पत्थर के बड़े बड़े वो होते हैं गोले, जिन्हें एस्टेरॉइड कहा जाता है ना। तो वो जो एस्टेरॉइड्स थे, वो जो है पृथ्वी पर गिरे, और ये जो डायनासोर्स थे या वेजिटेशंस थी, है ना, तो ये जो है दब गए के इन्हीं के ऊपर, इन्हीं के नीचे जो है ये सभी के सभी क्या हुए, दब गए।
तो जो ये तो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, है ना। और जब ये हमारे पेड़ पौधे दब गए तो इनमें से कुछ लोग, अब ऐसे जो ऐसे देखा जाए तो पेड़ पौधे में क्या है, लकड़ियां हैं, जब वो डेड हो जाती है तो फिर वो लकड़ी जो है ठोस हो जाती है। लेकिन जब ये जो ठोस लकड़ी है ना, ये जो ठोस लकड़ी है, जब ये कई सारी मिट्टी की परतों पर, है ना, जब दब जाती है, तो ये जो लकड़ी है वो गलने के पश्चात, अब देखिए प्रेशर लगेगा क्योंकि ये दबेगी तो प्रेशर लगेगा, और साथ ही साथ पृथ्वी के नीचे क्या है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है ना। तो ऐसे में क्या होगा कि ये जो लकड़ी है वो कोल में बदल जाएगी, कोयले में बदल जाएगी। तो बस यही है। तो जो एनिमल्स और ऐसे जीव्स जो है दब करके, जब पृथ्वी के नीचे, या मतलब कि जो पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है उसमें जब ये दब गए, तो ये जो है पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए, है ना, जिसे हम कहते हैं जीवाश्म ईंधन, है ना। और अगर ये जो पेड़ पौधे हैं ये बड़ी मात्रा में दब गए तो इनको हम कहते हैं कोयला। आई होप आप लोग इतनी बात समझ रहे होंगे, है ना। तो आप लोग समझ पा रहे हैं कि इन भंडारण तो संभव है, यानी कि हम इनको निकाल कर, डिग करके निकाल तो लेते हैं और उनको स्टोर कर लेते हैं, लेकिन इनका हम पुनः नवीनीकृत, है ना, पुनः नवीनीकृत या पुनः पूरित इनको करने में हजारों सालों का समय लग जाता है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है, ये पूरी जो मैंने प्रक्रिया बताई, इसमें कई हजारों सालों का समय लगा, तब जाकर के हमें ये पेट्रोलियम और कोल जैसे अवयव, हमें नेचुरल गैस जैसे अवयव देखने को प्राप्त होते हैं। तो यह अवधि जो है वो मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है ना। तो हम लोग तो क्या है, केवल 70 से 80 वर्ष तक जो है अब नॉर्मली जीते ही है ना। तो इसीलिए क्या है, और इनके बनने में कितना निर्माण लग रहा है, हजारों साल लग रहे हैं। तो इसीलिए जो है हमें इन स्रोतों पर या ऐसे संसाधनों का सही तरीके से, यानी कि जब हमें सही तरीका इस्तेमाल कर, इन सारे संसाधनों का हमें उचित तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। तो देखिए, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं विच आई हैव अ लिमिटेड स्टॉक, यानी कि उनके पास क्या है, लिमिटेड स्टॉक होता है। वंस द स्टॉक एग्जॉस्ट, यानी कि अगर एक बार जो है, जो सीमित जो मात्रा है वो अगर खत्म हो जाती है, तो इनके पुनः निर्माण में थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं, है ना। तो ये जो पीरियड होता है चूंकि ह्यूमन लाइफ से काफी ज्यादा अधिक होता है, इसलिए जो है इन इन संसाधनों को क्या कहा जाता है, नॉन रिन्यूएबल, है ना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, क्या एग्जाम्पल दिया, कोल का, है ना, पेट्रोलियम का एग्जाम्पल दिया आपको, नेचुरल गैस का एग्जाम्पल दिया। देखिए अब नेचुरल गैस कैसे बनती है, तो जब चट्टानों के बीच में ये जो जीवाश्म है ना, उनसे अगर कोई गैस निकले, है ना, इन जीवाश्मों के अवयवों से कुछ गैस अगर हमें निकले, और वो जो गैस जो है वो ज्वलनशील हो, यानी कि फ्लेमेबल हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल गैस कहते हैं। तो आज के समय में अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, है ना, ये देखिए, तो प्राकृतिक संसाधनों के अगर हम वितरण की बात करें, तो ये हमारे भूभाग, जलवायु और ऊंचाई से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, जैसे भौतिक कारकों पर निर्भर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे होंगे जो केवल और केवल लैंड पर ही मिलेंगे, है ना। और कुछ ऐसे रिसोर्सेज भी होंगे जिन पर क्लाइमेट का असर पड़ता है, यानी कि कुछ जो है ठंडे क्षेत्रों पर मिलेंगे और कुछ जो है गर्म क्षेत्रों पर मिलेंगे, ऐसे रिसोर्सेज भी होंगे, है ना। कुछ रिसोर्सेज ऐसे होंगे जो केवल हाइट पर मिलेंगे, ऊंचाइयों पर मिलेंगे, और कुछ रिसोर्सेज ऐसे होंगे वो जमीन के अंदर मिलेंगे, या हो सकता है जो है समुद्र के अंदर मिले, है ना। तो इन सारे भौतिक कारकों पर जो है
प्राकृतिक संसाधन जो है निर्भर करते हैं, है ना? तो पृथ्वी पर जो इन कारकों की भिन्नता के कारण संसाधनों का जो वितरण होता है वो भी असमान होता है। यानी कि फॉर दिस physical factors like the terrains, climate and altitude, the distribution of the resources is unequal, है ना? इसके कारण क्या होता है, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल होता है और यही कारण है कि हमारे पृथ्वी पर जो संसाधन है वो अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं। आई होप आप लोगों ने आज ये नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में अच्छे से समझा, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को अच्छे से आप लोगों ने जाना, है ना? हम लोग अब आगे मिलेंगे तब मैन मेड रिसोर्सेज और फिर जो है ह्यूमन रिसोर्स की बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे जल्द ही, तब तक के लिए ख्याल रखिए, धन्यवाद।